તો વાવાઝોડાને લઈ હવે જે સ્કાયમેટ એજન્સી છે તેનું પણ અનુમાન સામે આવ્યું છે। ચક્રવાતને લઈ સ્કાયમેટે અનુમાન જાહેર કર્યું છે, તેમાં 9 જૂને વાવાઝોડું વેરી સિવિયર સાયક્લોન બને તેવું અનુમાન છે સ્કાયમેટનું। વાવાઝોડાને લઈ સ્કાયમેટનું આ અનુમાન છે કે જેમાં અનુમાન કરવામાં આવ્યું છે કે આગામી સમયમાં એટલે કે 9 તારીખે વેરી સિરિયસ કેટેગરીમાં આ વાવાઝોડું મુકાઈ શકે છે। હાલ તો 2 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આ વાવાઝોડું ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે અને ગુજરાત પર તેની અસર રહેશે કે પવનની ગતિ છે હવે તે વધવા લાગી છે, એટલે જ 2 નંબરના સિગ્નલ તમામ બંદરે લગાવવામાં આવ્યા છે। હવામાન વિભાગનું એવું કહેવું છે કે જે આ તોફાની જે વાવાઝોડું છે તેની ગતિ છે તે સતત વધવાની છે, એટલે જ ખાસ જે સૌરાષ્ટ્રનો પટ્ટો છે અને દક્ષિણ ગુજરાતનો પટ્ટો છે ત્યાં વરસાદની આગાહી છે। હાલ તો સ્કાયમેટનું એવું કહેવું છે કે 9 જૂને વેરી સિરિયસ કેટેગરીમાં મુકાશે અને 10 જૂને 170 થી 180 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। 9 જૂને વાવાઝોડું વેરી સિવિયર સાયક્લોન બનશે અને સાથે 10 જૂને જે પવનની ગતિ છે તે ખૂબ જ વધવાની છે અને 170 થી 180 કિलोमीटर ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। तो इसमें आप देखिए, ये मैंने कुछ 3-4 चित्र दिखाए हैं, दिखाऊंगा मैं आपको। पहले दिखाऊंगा कि जो क्या कहते हैं कि अपना विंडी टीवी में क्या स्थिति बनी हुई है। तो विंडी टीवी में आप अगर देखेंगे तो ये है 7 तारीख के आसपास का, ये 9 तारीख के आसपास का, कि जो साइक्लोन है वो बन चुका है, ऑलरेडी साइक्लोन तो बन गया है और ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। 9 तारीख को हो सकता है ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाए। तो ये पोजीशन है उसकी, यानी कि इस तरह से आगे बढ़ेगा और इसके बाद ये 9 तारीख का है पोजीशन। और उसके बाद अगर हम देखें तो 10 तारीख में क्या हाल होने वाला है, तो देखिए 10 तारीख में और ज्यादा इसकी देखिए हवाएं कितनी तेजी से घूम रही हैं, और ये जो हवाएं हैं कम से कम 170 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की दिखाई दे रही हैं। और ये आप देखिए मुंबई से लगभग पश्चिम में है, पश्चिम से थोड़ा सा नीचे है, और गुजरात से भी ये दक्षिण पश्चिम में दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। और अभी तक जो रूट है वो कुछ मॉडल दिखा रहे हैं, अलग अलग मॉडल जो अलग अलग रूट दिखा रहे हैं। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जो भी समुद्री तूफान अरब सागर में बनता है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट अरेबियन सी में या साउथ सेंट्रल या और ज़्यादा नीचे बनता है। तो इस तरह से आगे बढ़ता हुआ, और कभी तो ये इधर से ही रिकर्व करना शुरू कर देता है, कभी पास से जाकर के रिकर्व करता है। और ये तूफान ऐसा लग रहा है कि इतना और ऊपर जाकर के और 12 तारीख के बाद ये इस तरह से रिकर्व करेगा, और हो सकता है कि ये मस्कट की तरफ या ओमान की तरफ चला जाए। लेकिन 1-2 मॉडल अभी भी दिखा रहे हैं कि ये कराची या गुजरात की तरफ जाकर के कमजोर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी भी सारे मॉडल एकजुट नहीं है, इसीलिए हमने जो मैप बनाया है, इसका ट्रैक बनाया है, वो 11 जून तक का बनाया है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि एकदम एग्जैक्ट रूट बनाऊं और जिससे आपको पता लगे कि किस तरह से जाएगा। तो यूजुअली क्या होता है कि ये जो साइक्लोन है, जैसे कि ये यहाँ पर बना था, इस जगह पर बना, और यहाँ से इसने ये एक तरह से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाके, और अभी कुछ मॉडल इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से जाकर के यहाँ जाएगा, और 1-2 मॉडल हैं जो यहाँ पर जाकर इसको वीक कर रहे हैं, यानी कमजोर कर रहे हैं। तो अगर ये सीधा गुजरात की तरफ भी जाता है तो गुजरात को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला, और सिंध, कराची और पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन इलाकों को भी कोई खास खतरा नहीं होगा। हवाएं तेज चलेंगी और बारिश ज़्यादा तेज होगी कुछ इलाकों में, लेकिन जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, यानी कि जो लैंडफॉल करता है, वो वाला लैंडफॉल अभी फिलहाल भारत के किसी भी भूभाग पर दिखाई नहीं दे रहा, पाकिस्तान पर भी दिखाई दे रहा, और बलूचिस्तान पर भी दिखाई नहीं दे रहा। मोस्ट प्रोबेबली ये जाएगा मस्कट या जो ओमान है उसकी तरफ जा सकता है। और अगर हम देखें तो बाकी जो और मॉडल हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो मैंने मॉडल बनाया, जो हम स्काईमेट ने बनाया है, उसकी तरफ आप नजर डालिए। तो ये डेट के हिसाब से है, आप पढ़ सकते हैं कि 7 जून, और ये है आपका 7 जून को 1730। इससे पहले जो है ये 7 जून को 5:30 में ये साइक्लोन बन गया है। फिर साइक्लोन है 8 तारीख को भी ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा, और उसके बाद ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। और ये आप पढ़ सकते हैं इसमें कि मतलब कितनी स्पीड होगी। तो अगर हम देखें 10 जून को ये है ये वेरी सीवियर साइक्लोन बन जाएगा 10 जून को 5:30 बजे, और उसके बाद वेरी सीवियर साइक्लोन रहेगा, और हो सकता है कि 11 जून के आसपास ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन जाए। लेकिन ये समुद्र में ही एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनेगा, और जैसे कि हमने मौका देखा था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन गया था, लेकिन उसने लैंडफॉल किया था और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से किया था और बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। लेकिन ये जो साइक्लोन है
इसका रूट अभी तो ये यहाँ पर जैसे यहाँ तक मैंने बनाया है, इसके बाद ये यूजुअली क्या होता है कि इस तरह से यहाँ से रिकर्व करना शुरू करेगा और यहाँ पर चला जाएगा, और हो सकता है कि इधर भी चला जाए, यानी कि ये इसके डायरेक्शन हैं। तो ये सारे डायरेक्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक चित्र दिखाया था, उसमें क्या था कि एंटी साइक्लोन बन जाता है, और एंटी साइक्लोन जो बनता है उसके जो पेरीफेरी है उसके हिसाब से ये मूव करता है, यानी कि 150 हेक्टापास्कल पर जो हवाएं होती हैं वो इसको स्टीयर करती हैं, यानी कि इसको ले जाती हैं जिस साइड में वो हवाएं होंगी। तो अभी जो फिलहाल हवाएं दिख रही हैं वो उत्तर पश्चिम दिशा में इसको ले जा रही हैं, लेकिन क्योंकि मॉडल्स हैं और ये चेंज होते रहते हैं, तो अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी समय है, क्योंकि आज 7 तारीख है, 11 तारीख का हमने बता दिया है। और दूसरे भी कई मॉडल हैं, जैसे कि जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा वो है, एक एजेंसी है, जो आप देखिए कि ये यहाँ पर बना था और इस तरह से ये जा रहा है और ये यहीं से रिकवर करना इसने शुरू कर दिया है। और ये आप देखिए मुंबई के काफ़ी ज़्यादा दूर है, और उसी तरह से ये जो गुजरात से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो इसके हिसाब से ये इस तरह से रिकवर करना चाहिए। अभी देखेंगे, अगर इसको देखें तो यहाँ से अगर ये चल रहा है, तो क्योंकि आप देखिए इधर ही से इसने ऑलरेडी रिकवर करना शुरू कर दिया है ये। तो अगर ये इस तरह से जाता है तो यहाँ पर जाएगा। तो भारत के किसी भी भूभाग को बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इसमें भी हमें प्रिकॉशन लेने की पूरी आवश्यकता रहेगी। और ये मैं आप दिखाता हूं कि किस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो ये साइक्लोन है, और ये अगर इस तरह से जाता है तो इसका जो दायरा होगा वो काफ़ी ज़्यादा हवाएं तेज देगा। ऑलरेडी आपने देखा कि केरल वगैरह में इसने मानसून को थोड़ा डिले कर दिया है, क्योंकि जो आप देख सकते हैं कि ये जो हवाएं हैं आप पूरे जो ये साइक्लोन के आसपास घूम रही हैं। तो जब साइक्लोन के आसपास हवाएं घूमती हैं तो जो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कई वीडियो में 2-3 जो वीडियो मैंने अभी तक बनाए हैं उसमें ये देखिए हवाएं जो है ये घूम रही है, ऐसे जाकर इस तरह से घूम रही हैं, और यहाँ से सारी इसी के आसपास जाएंगी। तो ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं होती हैं जो मानसून को लेके आती हैं, और फिर यहाँ से आकर के इस तरह से मानसून टर्न करता है, और इसी तरह से ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश देता है, और फिर यहाँ से भी ये जो अरब सागर से भी हवाएं आती हैं, यानी कि दोनों तरफ से, इधर से भी हवाएं आती हैं, यहाँ से भी आती है। तो ये पहले जो साउथ पेनिनसुला में मानसून आता है, उसके बाद साथ ही साथ ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। फिर ये हवाएं घूमती हैं तो ये गोवा से लेकर के आंध्र प्रदेश वगैरह को कवर करता हुआ ये गंगे पश्चिम बंगाल और पूरे पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार झारखंड को कवर कर जाता है। इस तरह से ये आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो कोई बड़ा वेदर सिस्टम बन जाता है तो हवाएं जो इसी की तरह घूमती हैं, तो ये जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं जो मानसून को लाने में सहायक होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। वही देखने को मिला है। तो जैसे स्काईमेट ने बोला था कि 7 जून को मानसून पहुंच सकता है, लेकिन 7 जून आज हो चुकी है, अभी तक मानसून का कोई अता पता नहीं है। लेकिन मौसम विभाग ने 4 जून बोला था, और आप देख सकते हैं कि वो सारा डेट्स निकल गई हैं। लेकिन अभी भी हमने जो +-3 बताया था, तो 7 से 10 के बीच में कभी भी मानसून दस्तक दे सकता है। हालांकि मानसून पहुंच तो जाएगा, लेकिन जो धमाकेदार बारिश होती है, झमाझम बारिश होती है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये जब तक ये वेदर सिस्टम है, यानी आप इसको कल्प्रिट समझ सकते हो कि ये ही है जो मानसून को रोके हुए है। जब ये हट जाएगा, और हटेगा कैसे कि जब ये जो वेदर सिस्टम है जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, समझ ले यहाँ पर है ये, अब ये जाना शुरू हुआ इस तरह से, अगर ये यहाँ पर पहुंचता है, इस जगह पहुंचता है, तो हवाएं इस तरह से घूमना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से जो हवाएं हैं वो इस तरह से आना शुरू हो जाएगी, यानी कि 12 तारीख के आसपास मानसून की जो हवाएं हैं वो अपना नॉर्मल पैटर्न देखना शुरू कर देंगी। तो उस समय बारिश की गतिविधियां जो केरल है, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्से हैं, कर्नाटक है, इन सारे इलाकों में बढ़ जाएगी, और मानसून की बारिश झमाझम शुरू हो जाएगी इस इलाके में। और इसी कारण से क्या हो रहा है कि जो अंदरूनी प्रायद्वीप है, जैसे आंध्र प्रदेश है, इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अभी बारिश नहीं देखेंगे। जो कोस्टल एरियाज है महाराष्ट्र के, वहीं पर बारिश होगी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसान भाइयों से कम आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते या 10 दिन की देरी जरूर होगी मानसून पहुंचने में, जिससे अभी आप फसल की बुआई न करें, तो यार प्लानिंग कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो हमारा अंदाजा है कि मानसून जब ये 12 तारीख या 13 तारीख के आसपास जब ऊपर चला जाएगा, तब जाकर के मानसून यहाँ पर एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों में, यानी सांगली, सतना, कोल्हापुर, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र वगैरह में जब होता है, और उसी तरह से तेलंगाना के कुछ इलाकों में, तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और ये जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ तक मानसून पहुंच जाएगा। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये इसको रोके हुए है। तो ये जो इसका एक और जो बहुत बड़ा कारण है कि ये इतनी जल्दी इंटेंसिफिकेशन कैसे हो गया, क्योंकि अभी तो ये
लो प्रेशर एरिया बना था, और उसके अगले दिन ही ये डिप्रेशन बना सुबह, और शाम को डीप डिप्रेशन बन गया, आज सुबह साइक्लोन बन गया, और अब जाकर के ये कल सीवियर साइक्लोन बन जाएगा। तो इतनी जल्दी जो इंटेंसिफिकेशन है उसका कारण है कि जो अरब सागर है, यहाँ समुद्री सतह के तापमान 30 से 32 डिग्री तक है। यानी जैसे मोखा के समय में थे 30 से 31 32 डिग्री थे, तो यानी कि जब समुद्री सतह में तापमान ज्यादा होते हैं तो एनर्जी उसको ज्यादा मिलती है, और वो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये इसको काफी ज्यादा एनर्जी देती हैं। तो ये सारा एक तो कारण है। ऊपर से जो मेडन जूलियन ऑसिलेशन है, यानी कि एमजे है, वो फेज 2 में है। फेज 2 होता है हिंद महासागर में, तो ये भी इसको सहारा देगा। केल्विन वेव, रोजवी वेव, ये तीनों जो वेदर सिस्टम होते हैं वो सारे इसी जगह से जा रहे हैं। तो ये सारे मिल करके इसको इतना ज्यादा पुश दे रहे हैं कि ये बहुत तेजी से ताकत दिखा रहा है। यहां पर क्या बता था, यहां से बनकर ये जो ट्रैक था इसका छोटा था, लेकिन ये बहुत नीचे से बना है। इतना लंबा ट्रैक अगर इसका होगा तो इतने दिनों तक अगर ये समुद्र में रहेगा तो इसको लगातार एनर्जी मिलती रहेगी, और जब एनर्जी मिलती है तो ये बहुत ज्यादा सशक्त हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां पर आकर के ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अगर ये इस सीधा उत्तर पश्चिम दिशा में इसी तरह से अगर यहां पर पहुंचता है, कराची के आसपास भी पहुंचता है, तो यहां पर जाकर के समुद्री सतह के तापमान कम हो रहे हैं। और क्या होगा, दूसरा एक और कारण होता है कि जो हवाएं हैं वो अगर ये ऊपर पहुंचता है, यहां पर अगर पहुंच भी जाता है, तो क्या होता है कि हवाएं जो है वो इस तरह से जो यहाँ से जो ड्राई विंड है वो आना शुरू हो जाती है।